कोशिका जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जानते कि कोशिका क्या होती है। तो कोई भी जीव का शरीर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से बना होता है। यानी कि कोशिका जो होती है वो जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि जो जीव का शरीर है वो किससे मिलकर बनेगा? कोशिका से। जीव का शरीर किससे बना है? कोशिका से। जीव का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से। इसी बात को साइंटिफिक मैनर यानी कि परिभाषा यानी कि जो साइंटिफिक मैनर है उस रूप में हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जो कोशिका है वो जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आगे पढ़ते हैं सेल की हिस्ट्री, यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या है? सेल हिस्ट्री। कोशिका का इतिहास। तो कोशिका की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1665 ईस्वी में। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की। कब किया था? 1665 में। कैसे की थी इन्होंने कोशिका की खोज? तो इन्होंने क्या किया था? एक अपनी सूक्ष्मदर्शी बनाई थी। क्या बनाई थी इन्होंने? अपनी सूक्ष्मदर्शी बनाई थी। और इन्होंने अपनी सूक्ष्मदर्शी से क्या किया था? एक जो कार्क है उसी की कार्क की आंतरिक परत में कुछ इस प्रकार की संरचना लिखी थी। उन्होंने ऐसी संरचना लिखी थी। तो रॉबर्ट हुक है उन्होंने किसकी खोज की थी? सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। कब की? 1665 में। कैसे की थी? अपनी बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी से कार्क की आंतरिक परत में ऐसी स्ट्रक्चर देखा था। ऐसा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसा है? मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। तो इसी को उन्होंने क्या नाम दिया था? कोशिका नाम दिया। अब जो है कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है पादप कोशिका और दूसरी होती है जंतु कोशिका। या एक को बोलेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेल। तो सेल जो होती है ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रोकैरियोट सेल, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल।
जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है यानी कि पादप कोशिका जो होती है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस, या जिसको बोलते हैं केंद्रक, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इसमें क्या पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। अगर सेल वॉल एब्सेंट होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। अगर सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। अगर न्यूक्लियस क्या होगा यानी कि केंद्रक अगर अनुपस्थित होगा तो उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगर न्यूक्लियस क्या होगा, उपस्थित होगा, तो उसको बोलेंगे हम यूकैरियोटिक कोशिका। ये क्या थे, टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के क्या थे, ये प्रकार थे। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, पहली होती है पादप कोशिका और दूसरी होती है जंतु कोशिका। हमने टाइप्स ऑफ सेल को पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे कि ये जो कोशिका है ये कैसे, मतलब कि मनुष्य के शरीर का निर्माण कैसे करती है, इसके बारे में पूरा हम जानते हैं। तो देखो जो कोशिका होगी ये जब बहुत सारी कोशिका आपस में मिलेंगी तो बनेगा टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेंगे, ऑर्गन। जब ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ह्यूमन शरीर, ह्यूमन बॉडी। देखो कोशिका मिली, क्या बना, उतक। उतक मिला, क्या बना, अंग। अंग मिला, क्या बना, अंग तंत्र। और जब अंग तंत्र बन जाता है तो उसके बाद क्या बनता है, मनुष्य का शरीर का निर्माण होता है। तो उतक किसे कहते हैं, यहाँ पे जो आया टिश्यू वर्ड, उतक। पहली चीज कोशिका ले लेते हैं कि एक से अधिक कोशिका मिलेंगी। अब ये देखो कोशिका का समूह है, तो क्या हम इसको उतक कह सकते हैं, नहीं। हम इसको उतक तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि ये सारी कोशिकाएं मिलकर एक ही कार्य को ना करें। मान लेते हैं कि ये सारी कोशिकाएं मिलकर केवल श्वसन का कार्य कर रही हैं, क्या कि ये ऊतक जो है या ये जो पूरी कोशिकाएं हैं या कोशिका का जो समूह है इसने मिलकर कौन सा काम किया, श्वसन का। तो अंग कौन सा बनेगा, श्वसन का अंग बनेगा। तब हम इसको क्या बोलेंगे, ऊतक कहेंगे। तो ऊतक किसे कहा जाता है कि कोशिका का ऐसा समूह जो केवल कितने काम को करे, एक काम को करता है, उसी को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। ये नहीं, मान लेते हैं कि एक कोशिका का समूह है और इसमें से एक कोशिका मान लेते हैं जनन का कार्य कर रही है,
एक कोशिका उत्सर्जन का कार्य कर रही है, एक कोशिका गमन का कार्य कर रही है। तब हम इसको क्या कहेंगे, ऊतक नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो कोशिका है सारी, उनका काम क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए हम इसको ऊतक नहीं कहेंगे। ऊतक कब कहेंगे? जब ये सारी कोशिकाएं केवल कितने काम को करें, एक काम को करें। तो कोशिका के समूह को ऊतक नहीं कहा जाता है। ऊतक किसे कहते हैं? कि कोशिका का ऐसा समूह जो केवल एक ही कार्य को करे, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो कोशिकाएं बहुत सारी मिलेंगी, ऊतक बनेगा। जब बहुत सारे ऊतक मिलेंगे तो क्या बनता है, ऊतक सिस्टम, या जिसको बोलते हैं हम टिश्यू सिस्टम या ऊतक तंत्र, टिश्यू सिस्टम। जब टिश्यू सिस्टम बनेगा तो उसके बाद जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है, आर्गन बनता है। क्या बनता है, आर्गन। और जब आर्गन मिलते हैं तो बनता है आर्गन सिस्टम। और आर्गन सिस्टम के बाद मनुष्य का शरीर बनता है। मनुष्य का शरीर। तो मनुष्य के शरीर का निर्माण कैसे होता है? कोशिका से होता है। किससे होता है? कोशिका से। कोशिका मिली, ऊतक बना, ऊतक मिला तो ऊतक तंत्र बना, ऊतक तंत्र बन गया तो आर्गन यानी कि अंग बना, और अंग जब बनता है तो क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। तो मान लेते हैं कि एक बार हम यहाँ फिर समझते हैं कि मान लीजिए एक कोशिका का समूह है। अब मान लेते हैं कि ये सारी कोशिकाएं मिलके केवल एक काम को करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोशिका जो कर रही है वो कर रही है उत्सर्जन का काम। तो हमारे शरीर में, मनुष्यों के शरीर में उत्सर्जन का काम कौन सा अंग करता है? किडनी करता है। क्या करता है? किडनी, जिसको बोलते हैं वृक्क। क्या कहते हैं? वृक्क। ये मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी पाया जाता है। कितना पाया जाता है? एक जोड़ी। संख्या में दो होते हैं, पेयर में कितने होते हैं, जोड़े में एक होते हैं। अब मान लेते हैं कि ये उत्सर्जन का काम कर रही है कोशिका, तो अंग कौन सा बनेगा? किडनी बनेगा, यानी कि वृक्क बनेगा। तो यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे ऊतक, मतलब कोशिका मिलती हैं, ऊतक बनता है, ऊतक के बाद ऊतक तंत्र बनता है, फिर एक एक अंग बनता है। तो हमारे पूरे शरीर का एक एक अंग जब बन जाता है तो उसके बाद क्या बनता है, जब वो मिलते हैं तो आर्गन सिस्टम बन जाता है। और जब आर्गन सिस्टम बनता है तब किसका निर्माण होता है? मनुष्य के शरीर का निर्माण हो जाता है। अगली हेडिंग हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ये तो हम समझ चुके हैं कि कैसे मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि कोशिका के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? कोशिका के आधार पे। कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। पहला होता है कि एक कोशिकीय जीव, दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? एक कोशिकीय जीव यानी कि ऐसे जीव
जिनका निर्माण कितनी कोशिका से होता है, एक कोशिका से होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, etc। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, बहु का मतलब होता है एक से अधिक। जब एक से अधिक कोशिका किसी भी जीव में पाए जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, यानी कि मनुष्य, उसके बाद ले लेते हैं पादप यानी कि पेड़ पौधे, फिर आगे हम इसमें बढ़ते हैं तो कुछ भी ले लेते हैं अपने लेवल पे, तो ETC यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई भी एनिमल ले लें जो कार्डेटा का हो। इतना हो गया, आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे कोशिका व्युत्पत्ति पढ़नी है, तो ये सब हम पढ़ेंगे इस सेकंड लेक्चर में। यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पे पढ़ेंगे डायरेक्ट हम गुणसूत्र। जितनी भी कोशिकाएं हैं सबको मैं अगले वाले नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे या सेकंड पार्ट इसका जब बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे। और सारी कोशिकाएं जब एक जगह होंगे तो हम उसको पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। चैप्टर वैसे बहुत बड़ा, तो गुणसूत्र को पढ़ते हैं। यहाँ पे आनुवांशिक पदार्थ वाले जितने सबको एक जगह पे हम पढ़ लेते हैं। गुणसूत्र को पढ़ेंगे तो इसकी पहले हम जानते हैं कि खोज हुई है 1875 में। नामकरण हुआ है 1888 में। खोज किसने की है इसकी, स्ट्रासबर्गर ने। नाम किसने दिया है, वाल्डेयर ने। मनुष्य में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 46। मनुष्यों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो गुणसूत्र का, अगर जोड़े में हम गुणसूत्र को देखेंगे तो कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़े। ये गुणसूत्र का क्रम मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में भी 46 पाए जाएंगे और फीमेल में भी पाए जाएंगे, क्योंकि मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। मेल में देखते हैं गुणसूत्र जो क्रम होता है वो होता है 22 + XY। फीमेल में क्या होता है, 22 + XX। यहाँ पे जो 23वां जोड़ी का गुणसूत्र है ये और ये एक ही चीज को, यानी कि ऐसी चीज को जो हमारी परिभाषा है जिसको बोलते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण। तो ये जो 23वें जोड़ी के गुणसूत्र हैं ये केवल एक चीज को डिसाइड करते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी या जो आने वाली संतान होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी। ये कौन से डिसाइड करते हैं गुणसूत्र, 23वें जोड़ी के गुणसूत्र डिसाइड करते हैं। जैसे इसका मान लेते हैं कि ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो x को x में हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, x से x से, फिर इसी x को दूसरे वाले x में मिलाएंगे क्या बनेगा, x से,
फिर y को x में मिलाएंगे, x y, y को x में मिलाएंगे, क्या बनेगा x y। अब यहाँ पे देखो x से x किस में पाया जा रहा है, फीमेल में। यहाँ पे x से x क्या हो गया, फीमेल। x y क्या हो गया, मेल। तो यहाँ पे फीमेल और मेल का जो परसेंटेज है वो कितना आ गया, 50-50। तो हमको पता चल रहा है ना कि 50% क्या आ गए फीमेल आ गए, 50% क्या आ गए, मेल आ गए। तो ये किस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि आने वाली संतान जो होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी, कौन डिसाइड करता है इसको, गुणसूत्र। वो भी कौन, मनुष्य के 23वें जोड़ी के गुणसूत्र, ये क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसमें पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि क्या होता है गुणसूत्र। बगैर स्ट्रक्चर बनाए हुए मैं सारी चीज़ें क्या करता हूँ, रिवाइज करा दूंगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। गुणसूत्र की खोज कब हुई है, 1875 में। किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने। नामकरण किसने किया है, वार्डेयर ने। कब किया है, 1888 में। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46, और जोड़े में कितनी पाई जाती है, ये 23। अच्छा एक चीज सोचो, ये गुणसूत्र जो होते हैं बने किसके होते हैं, तो ये जो गुणसूत्र बने होते हैं ये डीएनए से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, डीएनए से। और डीएनए को ही क्या कहा जाता है, आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। तो गुणसूत्र बनाए किससे, डीएनए से। तो गुणसूत्र को भी आनुवंशिक पदार्थ कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे, क्योंकि डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। अब हमें गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम गुणसूत्र का स्ट्रक्चर बनाएंगे, रफली स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। मान लेते हैं कि ये गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र के चारों तरफ आवरण पाया जाएगा। हाँ, आवरण को हम क्या नाम देते हैं, गुणसूत्र में जो आवरण होता है उसको नाम देते हैं पेलिकल। क्या नाम देते हैं, पेलिकल। अब इस गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाएगा, तरल पदार्थ पाया जाएगा। तरल पदार्थ को हम क्या नाम देंगे, मैट्रिक्स। क्या होगा कि गुणसूत्र के अंदर कुछ धागे नुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। कैसे संरचना, धागे नुमा। तो धागे नुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, धागे नुमा संरचना, उसको बोलते हैं हम क्रोमैटिन धागे। अब क्या होगा कि यही गुणसूत्र के जो होता है, ये एक गुणसूत्र जब दूसरे गुणसूत्र से क्या होता है, अलग होता है। तो अलग किसके द्वारा होता है, सेंट्रियोल के, यानी कि गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु ये क्या करता है कि एक गुणसूत्र को दूसरे गुणसूत्र से क्या करता है, अलग करता है। आगे पढ़ते हैं इसमें कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ये इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है। मतलब क्या है कि जहां पर एक गुणसूत्र किससे जुड़ा होता है, दूसरे गुणसूत्र से जुड़ा होता है, उसी स्थान को हम क्या कहते हैं, संकीर्णन कहते हैं। जहां पर गुणसूत्र जुड़ा होता है।
आगे बात करते हैं इसमें कि जो गुणसूत्र होता है उसमें हर सभी गुणसूत्र में कुछ गुणसूत्र में जो होती है कि द्वितीयक संकीर्ण के बाद, प्राथमिक संकीर्ण नहीं द्वितीयक संकीर्ण के बाद क्या होता है कि सैटेलाइट जैसी संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना पाई जाएगी? सैटेलाइट। तो जिस गुणसूत्र में सैटेलाइट जैसी संरचना पाई जाएगी या स्ट्रक्चर पाया जाएगा उसी को हम बोलते हैं सैट क्रोमो। उसी को हम क्या नाम देते हैं? सैट क्रोमोसोम। पूरा गुणसूत्र पढ़ चुके हैं बगैर स्ट्रक्चर ड्राफ्टिंग। क्या पढ़े थे कि गुणसूत्र की खोज कब हुई है? 1875 में। किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। नाम किसने दिया? वाल्डेयर ने। कब दिया? 1888 में। मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े। गुणसूत्र जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं मनुष्यों में, एक मेल में होता है और एक क्या होता है? फीमेल में। मेल में क्रम क्या होता है? 22 प्लस XY। फीमेल में क्या होता है? 22 प्लस XX। तो मनुष्य के जो 23वें जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो होगी या नेक्स्ट जो संतान आएगी वो मेल होगी या फीमेल होगी। उसके बाद गुणसूत्र के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो गुणसूत्र के आवरण को हम क्या बोलते हैं? पेरिकल। गुणसूत्र के अंदर जो तरल पदार्थ होगा उसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। गुणसूत्र में जो धागे नुमा संरचना दिखाई देगी उसी को क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन धागे। और जहाँ पे एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र से अलग होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बिंदु या गुणसूत्र बिंदु। उसके बाद जहाँ पे एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? संकीर्ण। प्राथमिक संकीर्ण या द्वितीयक संकीर्ण के बाद कुछ गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं? सैटेलाइट जैसी संरचना पाई जाती है। जिस गुणसूत्र में सैटेलाइट जैसी संरचना पाई जाएगी उसी को हम क्या नाम देंगे? सैट गुणसूत्र नाम देंगे। यहाँ पे गुणसूत्र होता है हमारा खत्म। और इसका काम क्या होता है कि आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। गुणसूत्र के में एक पॉइंट और रह गया था कि इसी गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोमियर्स। और इन्हीं क्रोमोमियर्स पे क्या होते हैं? जीन स्थित होते हैं। कौन स्थित होते हैं? जीन, जो क्या करते हैं? आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचाते हैं। बस गुणसूत्र यही पे हमारा हो जाता है खत्म। अब गुणसूत्र पे हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, इसी के साथ साथ आगे पढ़ने में हमको क्या होगी? आसानी होगी। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक गुणसूत्र लेते हैं तो मान कोशिका लेते हैं। मनुष्यों में कोशिका लेते हैं तो कोशिका जो होती है दो प्रकार से होगी। एक होती है कायिक कोशिका। मनुष्य की बात कर रहे हैं, केवल कोशिका की नहीं, मनुष्य में कोशिका। कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। कायिक कोशिका किसे कहते हैं? कि ऐसी कोशिकाएं जो किसमें भाग नहीं लेती हैं? जनन में भाग नहीं लेती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कायिक कोशिका कहते हैं। तो शरीर की यानी कि मनुष्यों के शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होंगी जनन वाली को छोड़ के, जो जनन में भाग लेती हैं उन कोशिका को छोड़ के जितनी कोशिकाएं हैं सभी को हम क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका। और ये जो कायिक कोशिका होती है ये डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड। यानी कि ये कैसी होगी? 2n होगी।
जनन कोशिका क्या होती है कि ऐसी कोशिका जो केवल किसमें पार्टिसिपेट करती है, जनन में, यानी कि ये कोशिकाएं क्या करेंगी, केवल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। किसमें पार्टिसिपेट करती हैं, रिप्रोडक्शन में। और ये जो होती हैं हेप्लॉइड सेल होती हैं। कौन सी सेल होती हैं, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड सेल, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एन, जितनी भी चीजें। तो मनुष्य में कोशिका दो प्रकार से होती है, एक कायिक कोशिका होती है, एक जनन कोशिका होती है। कायिक कोशिका किसे कहते हैं, जो किसमें भाग नहीं लेती है, जनन में भाग नहीं लेती है। जनन कोशिका किसके कहते हैं, जो किसमें भाग लेती हैं, जनन में भाग लेती हैं। कायिक कोशिका क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, और जनन कोशिका क्या होती हैं, हेप्लॉयड होती हैं। अच्छा, ये चीज जानते हो ना, ये हेप्लॉयड क्यों होती है, ये डिप्लॉयड क्यों होती है। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गुणसूत्र में ये है कि गुणसूत्र का विभाजन जब पढ़ते हैं तो उसमें एक पढ़ते हैं मियोसिस, एक पढ़ते हैं माइटोसिस। हिंदी में पढ़ेंगे, चलो पढ़ लेते हैं। हिंदी में आसान है इसको पढ़ना। सम सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का देखो, सम का मतलब होता है समान, सूत्री को बोलते हैं गुणसूत्र, विभाजन को बोलेंगे बंटवारा। अर्ध का मतलब होता है आधा, सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र, और विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। जब भी गुणसूत्र का समान बंटवारा होगा, कितना बंटवारा होगा, समान, मतलब कि अगर ये n है, यानी कि ये अगर 2n है और इसका बंटवारा होगा, तो जो दो सेल बनेंगे इसमें गुणसूत्र कितने कितने जाएंगे, 2n, और यहाँ पे भी कितने जाएंगे, 2n। इसी को बोलते हैं समसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे 2n है, 2n से जब दो सेल बनेंगी तो एक में कितना जाएगा, n जाएगा, दूसरे में कितना जाएगा, n। इसी को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, जब भी गुणसूत्र का कैसा बंटवारा होगा, समान, तो उसको बोलेंगे समसूत्री विभाजन। और जब गुणसूत्र का कैसा विभाजन होगा, आधा विभाजन होगा, यानी कि आधा बंटवारा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। मान लेते हैं कि यहाँ पे 46 गुणसूत्र थे, तो 46 से एक में कितने जाएंगे, 23, और एक में कितने जाएंगे, 23। इसी को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे मान लेते हैं 46 गुणसूत्र हैं, तो यहाँ पे एक सेल में कितने जाएंगे, 46 जाएंगे, और दूसरे में कितने जाएंगे, 46, क्योंकि यहाँ पे गुणसूत्र का कौन सा बंटवारा होता है, समान बंटवारा। तो एक क्वेश्चन है कि मनुष्य के या मनुष्यों में ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान जंतुओं में समसूत्री विभाजन होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसको हम कर लेते हैं। चलो यहीं पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल
देखो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो लोगों का होना आवश्यक है, एक का मेल और दूसरा फीमेल। इसको मेल मान लेते हैं इसको। अब देखो जब मेल और फीमेल में क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है तो बनता है जाइगोट। ये क्या होते हैं, एन होते हैं, ये क्या होते हैं, मेन होते हैं, ये दोनों हिप्लॉइड होते हैं, ये क्या होते हैं, डिप्लॉइड। ये हिप्लॉइड क्यों है, अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि जनन कोशिकाएं कैसी होती हैं, हिप्लॉइड। तो ये दोनों जनन की कोशिकाएं ये कैसी होंगी, हिप्लॉइड होंगी। और ये कैसी है, ये हिप्लॉइड नहीं है, ये काई कोशिका है, यानी कि ये जाइगोट है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये डिप्लॉइड है। अब देखो अगर मेल में क्रोमोसोम कितने पाए जाएंगे, 46। यहाँ पे कितने पाए जाएंगे, 40। अगर यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा तो जो दो कोशिका बनेगी वहाँ पे क्रोमोसोम कितने जाएंगे, 46। यहाँ पे भी कितने जाएंगे, 46। यहाँ पे भी दो सेल ऐसे ही बनेगी, 46। यहाँ पे भी 46। अब देखो यहाँ पे 46 है, टू क्रोमोसोम यहाँ पे आएंगे, एक मेल से आएगा एक फीमेल से आएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। तो मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है, 46 होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन देखते हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने कितने बटेंगे, 23। यहाँ पे भी 23। चलो अब 23 इसके इधर प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे, तो 23 दूना कितना होता है, 46। तो आने वाली जो हमारे संतान होगी उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 होंगे। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा विभाजन होता है, कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस या माइटोसिस, या अच्छा समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन। तो कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं डीएनए के बारे में। चलो डीएनए और आरएनए, पहले डीएनए पढ़ लेते हैं। तो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसका देखो स्ट्रक्चर कैसे हम बना पाएंगे, यहाँ पे अच्छे से सब लोग देखना। मान लेते हैं ये डीएनए। अब देखो डीएनए में क्या होता है कि जो डीएनए की लंबाई है कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की एक खंड, ये देखो डीएनए का एक खंड, इसमें बेस पेयर लगे होते हैं। बेस पेयर में मान लेते हैं एडेनिन होगा, थाइमिन, गवानीन, साइटोसिन, फिर क्या होता है, थाइमिन, एडेनिन। ऐसे ये बेस पेयर कितने लगे होते हैं एक खंड में, 10 बेस पेयर। कितने बेस पेयर, 10 बेस पेयर। डीएनए के एक खंड में बेस पेयर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 10। और दो बेस पेयर के बीच की लंबाई, कितने बेस पेयर के, दो बेस पेयर के बीच की लंबाई होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। पूरे डीएनए की जो चौड़ाई होती है वो होती है, ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए के एक खंड में
जो पाए जाते हैं वो बेस पेयर वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। डीएनए की लंबाई 34 एंगस्ट्राम होती है। डीएनए के जो दो बेस पेयर के बीच की लंबाई होती है वो होती है 10.4 एंगस्ट्राम। डीएनए की चौड़ाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्राम होती है। डीएनए के बारे में पता होगा कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा या शुगर। इसका अणु सूत्र होता है C5H10O4। डीएनए में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। ये